जब कोरोना काल आया तो उस समय मैं ध्यान में आई हूँ। भगवद गीता मैंने पढ़ा तो उससे मैं कनेक्ट हुई पहले ही लेसन से। तो वहाँ से मैंने पकड़ा अपने आप को कि मैं कर्म योगी थी। जैसे मैं ध्यान करती गई और फिर मुझे आया कि गोल्डन टेम्पल पे ध्यान करो। फिर मैंने 9 डेज़ किया। ध्यान के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुए, जहाँ जो जो घटित हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मेरे साथ घटित हुआ है। ये मेरा एक बहुत एक लर्निंग रहा कि मेरा सारा फियर उससे डिज़ोल्व हो गया। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। दोस्तों, हम सब पत्री जी के दिखाए हुए मार्ग पर आगे चल रहे हैं। उन्होंने हमें प्रकाश का मार्ग दिखाया। उनको शत शत नमन करते हुए आज हम पत्री जी के इस संघ में हम हैं PSSM में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरजिंदर जी, जो प्रोफेशनली कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हम उनसे उनकी प्रकाशमय यात्रा के बारे में रूबरू होने जा रहे हैं। स्वागत है आपका हरजिंदर जी। शुक्रिया, नमस्कार। सर्वप्रथम पितामह सुभाष पत्री जी को मेरा नमन। आप ध्यान में आने से पहले ध्यान के इस मार्ग पर आने के लिए कैसे प्रभावित हुई और आपकी ध्यान की यात्रा कैसे शुरू हुई, हम सब दर्शकों को आप आज ज़रूर बताएं। मेरा जन्म एक सिख परिवार में हुआ और अध्यात्मता की जो लय है, जो एक पकड़ है, वो मुझे सिखिज़म से ही मिली है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से। और मेरे फादर साहब बचपन में ही श्री गुरु नानक देव जी की साखियाँ सुनाते थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं, वो सारा मैंने आप चाइल्डहुड में ही, स्कूलिंग एज में ही वो मेरे फादर से ही ग्रहण किया। और नितनेम जपजी साहिब, सुखमनी साहिब मैंने +2 की एज तक किया। बचपन में मेरा स्वभाव ज़्यादा गंभीर किस्म का ही था। मैं कोई ज़्यादा प्लेफुल या हासमुख किस्म की नहीं थी। शुरू से ही मैं क्रिटिकल थिंकिंग, जिसे आज हम कहेंगे, तब तो नहीं पता था, इस तरह से ही सोचती थी, हर एक चीज़ को गंभीरता से ही लेती थी। और ऐसे ही मेरा बचपन निकला। तो ज़्यादातर मैं स्टूडियस थी, हर एक चीज़ को पकड़ना, समझना, रिसर्च उसके ऊपर करना, इस तरह से। तो पहला शिफ्ट मेरी लाइफ में तब आया जब मैं ग्रेजुएशन में एंटर हुई। तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पहली बार कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ था। जो साइकोलॉजी के टीचर थे, उन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस के बारे में सभी स्टूडेंट्स को बताया कि ये क्या होता है। तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा कि कैसे माइंड की स्टडी, बिहेवियर की स्टडी, कि ये सब हम जान सकते हैं। तो बहुत क्यूरियस फील हुआ मुझे। तो मेरे फ्रेंड्स में से मैंने अकेले ही ये सब्जेक्ट रखा था। इवन के मेरे गांव से बस भी उस टाइम में नहीं जाती थी, जब लास्ट इसके एक्सपेरिमेंट्स के क्लासेस होती थी। तो कई बार मेरे फादर साहब मुझे साइकिल पे भी छोड़ के जाते थे या लेकर जाते थे। तो इतना मैं कनेक्ट हो गई थी इस चीज़ से। तो ये पहली शिफ्ट थी। तो उसके बाद फिर मैं जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, फिर मैं यूनिवर्सिटी में जाना था, तो मुझे था कि मुझे साइकोलॉजी में ही आगे पढ़ना है, इसके ऊपर मुझे और जानना है इस सब्जेक्ट को। तो जब मैंने घर में बताया तो पहले तो मेरे फादर साहब माने नहीं कि यूनिवर्सिटी मुझे स्टडीज़ के लिए जाना है, एक्सपेंसेस और सब उन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर जब मैंने जिद की कि नहीं मुझे करना ही है, तो फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने मास्टर्स साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी मास्टर्स कंप्लीट हो गया। साथ ही मुझे जॉब मिल गया था जब मेरा कंप्लीट हुआ। तो जब मैं जॉब में थी तो उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं PhD साइकोलॉजी करूँगी। ऐसे ही रैंडमली मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें आगे कुछ और करना चाहिए अब जॉब के साथ, अब और क्या करोगे। तो फिर मुझे आया कि चलो PhD कर लेते हैं। तो PhD के लिए गई। जिस दिन मैं पूछने के लिए गई थी टीचर से कि मुझे साइकोलॉजी का PhD करना है, तो 2 टीचर से मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी सीट नहीं है, रिसर्च स्कॉलर्स ऑलरेडी हैं उनके पास। तो जिनके द्वारा मेरी PhD हुई है, तो फिर मैं उनके पास गई। वो नई टीचर आए थे हमारे डिपार्टमेंट में, मैं कभी उनकी स्टूडेंट नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप इनरोलमेंट लेटर लिखो। बस मैंने इनरोलमेंट लेटर लिखा और मेरा इनरोलमेंट हो गया। तो
यहाँ से फिर मेरी रिसर्च का शुरू हुआ। मेरी जो ओवरऑल लाइफ है, मेरी लाइफ एक फास्ट फॉरवर्ड मूवी की तरह है, क्योंकि हर एक चीज़ मेरी लाइफ में घटित होती चली गई है। मेरी कोई किसी चीज़ के लिए प्लानिंग नहीं थी कभी, कोई मैंने कभी प्लान्स नहीं बनाए, कोई विज़न बोर्ड नहीं कभी बनाया। सब कुछ मेरे साथ परफेक्ट टाइम पे, डिवाइन टाइम पे घटित होता चला गया। तो पीएचडी के दौरान भी मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, क्योंकि मैंने पीएचडी पॉजिटिव साइकोलॉजी पे किया है। हैप्पीनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑप्टिमिज़म, रिजिलियंस, लाइफ सेटिस्फेक्शन। जब मैंने ये सब पढ़ा था तो तभी मेरा एक गोल बन गया था कि मुझे लाइफ सेटिस्फेक्शन के बारे में ह्यूमैनिटी को बताना है। मैंने 400 लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे मेरी रिसर्च थीसिस के लिए। तो उन इंटरव्यूज़ के दौरान ही लोग मुझसे पूछते थे कि ये सब्जेक्ट तुम पढ़ रही हो, ये क्या लाइफ सेटिस्फेक्शन कुछ होता है, क्या लोग इसको समझेंगे, ये क्या है, ये कोई नहीं मानेगा, कोई इसको फॉलो नहीं करेगा। मैम इतना स्ट्रेस है। जब भी मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी, जहाँ किसी को पता चलता था, जब कोई डिस्कस करता था, तो मैं अंदर ही उनको मैं कोई कुछ नहीं कहती थी, कोई बहस नहीं करती थी, पर मेरे अंदर एक नोइंगनेस थी कि यही मेरा पाथ है, मुझे यही एक नई चीज़ को लाना है। उसके लिए मैं बॉम्बे भी गई हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और भी जितनी भी पास यूनिवर्सिटी से ढूंढने के लिए कि इसके ऊपर पहले कोई रिसर्च हुई है, क्योंकि मुझे रिसर्च स्किल्स चाहिए थे, एक कंटेंट चाहिए था कि किस तरह से मुझे प्लान करना इन सब चीज़ों को। तो वहीं से ही मैं अपने सोल पर्पस से कह लो जुड़ गई कि मुझे यही करना है कि लोगों को हैप्पीनेस देनी है, लोगों को सेटिस्फेक्शन मुझे देना है। तो उसी दौरान फिर मेरी शादी हो गई। पीएचडी के दौरान ही हस्बैंड मेरे इंग्लैंड चले गए। तो मुझे था कि मुझे भी इंग्लैंड जाना है, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं लगता था। कोई ऐसा कारण भी नहीं था। 2-3 बार मैंने अप्लाई किया विदाउट कॉज, तो फिर मैंने सरेंडर ही कर दिया। तो उसके बाद फिर पीएचडी मेरी कंटिन्यू रही, और बीच बीच में कई स्कॉलरशिप्स आई। बीइंग अ वीमेन स्कॉलरशिप, जो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप आया, तो मैं कोई भी फेलोशिप लेती नहीं थी कि मुझे नहीं चाहिए कि मुझे फटाफट कंप्लीट करके इंग्लैंड जाना है। तो चलो फिर पीएचडी चलती रही। फिर एक स्कॉलरशिप आ गई, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। तो उसके लिए मेरे ऑलरेडी 2 रिसर्च पेपर हो चुके थे। एक मैंने विंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ा था, एक दिल्ली में पढ़ा था, जो इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में पब्लिश्ड है मेरी रिसर्च। तो उनके बिहाफ पे मेरा सिलेक्शन उधर हो गया और मेरा लेटर आ गया कि आपकी ये सिलेक्शन हुई है स्कॉलरशिप के लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये स्कॉलरशिप नहीं लूँगी, क्योंकि जब हम स्कॉलरशिप लेते हैं तो हमें क्लासेस लेनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स की। तो मुझे था कि जी मेरा बहुत लंबा चले जाएगा। तो मैंने यूनिवर्स को कहा कि नहीं, पैसे तो मुझे चाहिए लेकिन मैं क्लासेस नहीं लूँगी। तो आप मानो कुछ दिनों बाद ही कोई उसका इशू हो गया, कोई लीगल इशू, और वो पोस्टपोन हो गया। तो जब फिर 2011 में मेरा थीसिस सबमिट होना था, 1 हफ़्ता पहले वो मेरा लेटर दोबारा आ गया। तो इस तरह से यूनिवर्स ने मुझे वो स्कॉलरशिप भी दिया और मुझे क्लासेस भी नहीं लेनी पड़ी। जनवरी में मेरा थीसिस सबमिट हुआ और मार्च में मैं इंग्लैंड चली गई। ऐसे सब कुछ मेरी लाइफ में अपने आप ही घटित होता चला आ रहा है। सो ये मेरी स्टडीज़ की रही। तो उसके मैं कोई स्पिरिचुअल काइंड ऑफ नहीं थी, मैं कोई पाठ पूजा नहीं। उसके बाद जो स्कूल टाइम के एज में कर लिया, उसके बाद नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारा भी कभी कभी जैसे कभी चले गए, इस तरह से कोई रिचुअल नहीं था मेरा कि मैं अब ध्यान में आके पीछे जब देखती हूँ तो मैं देखती हूँ मैं कर्म योगी थी, कि मैं जो कर रही हूँ उस कर्म में मेरी पूरी एनर्जी थी। जब भगवद गीता मैंने पढ़ा तो उससे मैं कनेक्ट हुई पहले ही लेसन से, तो वहाँ से मैंने पकड़ा अपने आप को कि मैं कर्म योगी थी। तो फिर उसके बाद मैं जॉब में आ गई। जॉब में हमेशा मेरा यही होता था कि मैं और नया क्या लेके आऊँ, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के पास क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं नया क्या सर्व कर सकती हूँ। तो पहले मैंने वीमेन हेल्पलाइन में भी काम किया, फिर HIV एड्स के जो पेशेंट हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के जलंधर सिविल हॉस्पिटल में मैंने काम किया। बाबा बकाला साहिब में भी मैंने HIV पेशेंट के ऊपर और प्रोस्टिट्यूट जो लेडी हैं उनके साथ भी मैंने सर्विसेज की। वहाँ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी, जहाँ से मैं अब देखती हूँ कि कैसे कॉग्निशंस हमारे बदलते हैं एक्सपीरियंस से। तो वहाँ पे हमारी
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम था एक एज ए काउंसलर, इन सर्विस ड्यूटीज़ जो रहती हैं ट्रेनिंग्स। तो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के बारे में ही सब आए हुए थे बताने के लिए कि कैसे उनकी काउंसलिंग करनी है, HIV एड्स के बारे में कैसे उनको अवेयर करना है, मेडिसिन एंड ऑल दैट। जो ट्रेनर, मैं कहीं ना कहीं बाइस्ड थी इस चीज़ों से, नो डाउट मैं काउंसलर थी, लेकिन इनसाइड जैसे खुद मैं बाइस्ड थी कि ये क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, है ना, जहाँ फिर जी प्रोस्टिट्यूशन क्यों है, क्यों लेडीज़ ऐसे करती हैं, कहीं ना कहीं ये था मेरे में। लेकिन वहाँ उस ट्रेनिंग में जो ट्रांसजेंडर हमारे ट्रेनर थे जो बता रहे थे, उन्होंने एक ही लाइन कही, उस एक लाइन से ही मेरा सारा बाइस्ड हट गया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रोस्टिट्यूट लेडीज़ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि उनकी वजह से कितने लोगों को साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग जिनका कोई पार्टनर नहीं है, जहाँ जो अपने इस बिहेवियर को दबाते हैं, तो उनके लिए वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो वहाँ से जब मैंने इस चीज़ को सुना कि किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है, और भी बहुत सारी डिटेल थी क्योंकि अगर उसमें चले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर GB रोड है जो दिल्ली में, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। फिर निमहांस है जो वहाँ पे ले जाया गया। उन लोगों के साथ जब मैंने पर्सनली मिल के उनको स्टडी किया, उनके ऊपर वर्क किया, काउंसलिंग उनकी की, तो फिर जो सारे का सारा बाइस्ड मेरा वहाँ से हट गया। और कुछ ही महीनों के बाद वो मेरी जॉब भी चेंज होगी। जब मैंने वहाँ से ये सीख लिया, मैंने उनको रिस्पेक्ट दिया, जो भी उनके साथ मैं बेस्ट कर सकती थी गाइड का, वो मैंने किया। उसके बाद फिर मेरी नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू मैंने किया और मेरा ओवरऑल 3rd रैंक आया था उसमें, जो लेटेस्ट जॉब मैंने अभी छोड़ी है। तो फिर मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में ड्रग्स के पेशेंट को मैंने देखा 2014 से 22 तक। तो उनके साथ भी मेरा लर्निंग का प्रोसेस बहुत अच्छा रहा, उनको भी मैंने स्टडी किया और बहुत सारे ऐसे आंसर्स मुझे अभी ध्यान में आकर मिले। तो वहीं से ही मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। आपने बताया कि आप कर्मयोगी से आपको पहचान हुई कि आप कर्मयोगी हैं, और आप जैसे ही आगे बढ़ते गए आप यूनिवर्स से बातें करते चले गए। तो आप यूनिवर्स से बातें कर रहे थे, कर्मयोगी बन के ध्यान की तरफ आ रहे थे, तो एग्जैक्टली आप ध्यान में कब आए? यस मैम, ध्यान में जब कोरोना काल आया तो उस समय मैं ध्यान में आई हूँ। गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन जो था, हमारी बिल्डिंग वो क्वारंटीन होम बना दी गई थी और हमारी जो ड्यूटी थी वो इमरजेंसी कोरोना में चली गई। तो बस ड्यूटी चल रही थी। तो एक दिन जब मैं ड्यूटी से बाहर आ रही थी वार्ड से, तो हमारे वार्ड बॉय स्ट्रेचर पे किसी को लेकर आ रहे थे। मुझे लगा शायद पेशेंट हैं, तो मुझे देखना है तो फिर ही मैं निकलूँगी क्योंकि मेरी ड्यूटी ओवर हो चुकी थी। तो जैसे ही वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि मैडम नहीं, ये तो डेड बॉडी है, आप जा सकते हो। पता नहीं क्यों वो डेड बॉडी मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, कुछ कह रही थी, मुझे कुछ फील हो रहा था उसको देखकर। तो वैसे जब वो गुजर रहे थे, मैं पीछे पीछे उसके देख रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ मुझे फ़ील हो रहा था, मैं इमोशनल हो रही थी और मुझे ऐसे डाउनलोडिंग हो रही थी कि ये कोरोना कुछ अच्छा है, ये कुछ शिफ्ट हो रहा है, ये कुछ बेटरमेंट के लिए है और ये सबके लिए है। ये मैंने बहुत डीपली फील किया। उसके बस कुछ दिनों बाद ही मुझे यूट्यूब पे स्वर्णा सूवी जी का वीडियो मिला। मैं रेस्ट कर रही थी ऐसे लेटे लेटे, और मैं उस वीडियो को जब देखा तो एकदम से मैं उससे कनेक्ट हो गई कि ये मेरे लिए ही है। उस वीडियो को मैंने बार बार देखा। तो बस उस दिन ही, बस फिर उसके बाद मैंने गूगल किया कि ये PSSM क्या है, पत्री जी कौन है, आनापानसती ध्यान क्या है, कैसे करते हैं। तो गूगल किया तो एक मंक का वीडियो मुझे मिला था, वो बता रहे थे आनापानसती कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैंने उनसे सीखा। तो बस नेक्स्ट डे 21 अप्रैल और 21 मई में ध्यान में आई हूँ। तो नेक्स्ट डे 22 से ही मैंने सुबह 4 से 5 बजे 1 घंटा 45 दिन 1 गो में किया। और उन 45 दिनों में ही मुझे अपने बारे में अवेयरनेस आई, नोइंग एक अंदर से आई कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। वो फर्स्ट 45 डेज़ में ही मेरे बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल गए थे। तो इस तरह से मैं ध्यान में आई। तो ये जो मनोवैज्ञानिक भाव थे आपके, जो आपकी नेचर में थे बचपन से ही, आप अपनी मनोस्थिति को निहार रहे थे हर दम हर क्षण,
और उसी के चलते आपने हमेशा अपनी मन की सुनी और ब्लैक शीप ऑफ द सोसाइटी बन के जिया, और आपने वो डिसीजंस लिए जो नॉर्मली लोग उस वक्त नहीं ले रहे थे, और उसको आपने एक्सेल भी किया। तो जब आप ये सब कदम उठा रहे थे और ध्यान आपके जीवन में आया, उसके बाद आपके जीवन में ध्यान के बाद क्या बदलाव आए जिनको आपने पर्सनली अनुभव किया? एक्चुअली मैम, ध्यान के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुए, जहाँ जो जो घटित हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ मेरे साथ घटित हुआ है। मैकेनिकली मैंने कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए। जैसे मैं ध्यान करते गई और फिर मुझे आया कि गोल्डन टेम्पल पे ध्यान करो, फिर मैंने 9 डेज़ किया। तब बसेस बंद थी ना उस दिनों में, तो मैं बाय कार ड्राइवर से जाती थी। तो जब मुझे था कि मुझे अभी जाना है गोल्डन टेम्पल, तो गाड़ी को थोड़ा फ्री करना होता था कभी कभी, है ना, कि मुझे नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे जाऊंगी। नेक्स्ट डे ही तभी बसेस शुरू होगी, और बसेस में भीड़ इतनी होती थी कि वो स्टॉप पे रोकते नहीं थे, वो मेरे घर के आगे आके रुकती थी मेरे लिए, वहीं पे मुझे उतारते थे। तो ऐसे ही सब कुछ होता चला गया मेरे साथ। मैं कुछ सोचूं बस हो जाता है। और जहाँ फिर सामने से अपॉर्चुनिटी आती है कि मुझे अब ये करना है, अब मुझे आया कि मुझे QLU जाना है। तो फिर मैं QLU गई 10 दिन के लिए। वहाँ से पत्री जी को मिली मैं महेश्वरा महापिरामिड में। फिर मैंने पर्सनली सर से कहा कि सर गाइडेंस मेरे लिए। तो सर ने मुझे कहा था, यू आर योर ओन मास्टर, बस तुम अपने आप को फॉलो करो। एंड ध्यान 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 3 बार उन्होंने मुझे कहा कि ध्यान से ही तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। तो बस ऐसे घटित ही हो रहा है मेरे साथ सब कुछ। तो आप ध्यान को तो सिंसियरली अपनी लाइफ में अपना ही रहे हैं, तो इसके साथ क्या कोई स्वाध्याय हैं या बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं और उसके साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं? जी मैम, एक्चुअली पढ़ने का शौक़ मुझे शुरू से ही है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई स्टोरी भी पढ़ लूँ वो भी मेरे ऊपर इम्पैक्ट करती थी। तो मैं शुरू से पढ़ते आ रही हूँ। मेरे पर्स में हमेशा एक बुक होती थी। ट्रेन में जैसे मैं डेली ट्रैवल करती थी जॉब के लिए, तो बुक पढ़ना उसमें मेरा हमेशा रहता था। जैसे ये सीक्रेट है, सबकॉन्शियस माइंड है, जो जोसेफ मर्फी की, और बहुत सारी बुक्स तो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ ध्यान में आने से। और ओशो जी को मैंने बहुत सुना। ओशो जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में। जो मेजर मैं अगर किसी को क्रेडिट दूँ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ओशो जी को ही जाता है। मैंने कभी उनकी किताब नहीं पढ़ी, कभी उनके शिविर में नहीं गई, या तो ऐसे ही बस उनके साथ एक फील, उनकी वीडियोस ऑडियोज़ के द्वारा ही ये सारी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होती चली गई। और स्वाध्याय मैंने सेताइन का किया है, पावर ऑफ नाउ का किया है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ का किया है। 2 बुक्स का मैं 2 बार कर चुकी हूँ और एक बार किया है। तो अब आप जैसे ध्यान कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ध्यान आपके पिछले जन्मों से रिलेटेड है, या स्वाध्याय में आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि ध्यान और स्वाध्याय ये सब चीज़ें आपके जीवन में बदलाव ऐसा लाई जो बियॉन्ड फिज़िकल बॉडी है? यस मैम, जैसे मैंने बताया कि बुक्स तो मैं पहले से ही पढ़ रही थी, क्योंकि मेरी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो ज्ञान से ऑलरेडी हो रही थी। लेकिन ध्यान में आने से एक चीज़ और इसमें ऐड हुई कि मैं उसका बिगर पिक्चर, एक विज़न, एक मिशन को मैं देख पाई। पहले तो मैं श्वेता मैम जी के साथ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान कर रही थी, तो उसमें मुझे पत्री जी ने बुक्स ऑफ बंडल पकड़ाया और सबसे ऊपर कर्म योगी लिखा हुआ था। तो वहाँ से भी मैंने अपने आप से कोरिलेट किया कि सर ने भी मुझे हिंट दे दिया कि मुझे ध्यान करना नहीं, करवाना है, मुझे एक्शन में आना है, कर्म करना है मुझे इस फील्ड में। एक तो ये मुझे मिला। तो वो जो बुक्स थी वो भी साइड बाय साइड मुझे एक नंबर से मिलती गई। वो एंजल नंबर है मेरा शुरू से ही। ध्यान में आने से पहले भी वो था मेरे साथ, लेकिन ध्यान में आके मुझे पता चला। एक ये चीज़ हुई। एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करना चाहूँगी। जब 26 जनवरी को PMC हिंदी का सैटेलाइट इनॉग्रेशन था, तो मैं जाने के लिए रेडी थी और मैंने सेताइन बुक पर्स में रख ली कि मैं अभी शुरू करना ही था मुझे बुक को पढ़ना। तो रात को मुझे ड्रीम आया कि मैं अपने आप को लॉक कर रही हूँ। एक रूम में मैंने लॉक कर लिया, फिर मैंने और लॉक लगा लिए। तो इतना ही बस एक ड्रीम था। तो सुबह जब मैं ट्रेन में बैठी तो मैंने बुक को पकड़ा और मैंने माँ वसुंधरा, सीता माता और उनकी पूर्ण आत्मा
और प्रकृति से रिक्वेस्ट किया कि जो भी गाइडेंस विजन इस बुक के ज़रिए मुझे मिलना है वो मिल जाए और मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। तो इतना कह के मैं जब खिड़की से मैंने बाहर देखा तो मुझे खेत दिख रहे थे, पेड़ पत्ते दिख रहे थे, ऐसे मैंने फील किया एक एनर्जी को। तो फिर मुझे वो ड्रीम रिकॉल हो गया कि मैं कैसे लॉक लगा रही थी अपने आप को। तो तब फिर मुझे सीता माता की चेतना से ऐसे फील हुआ कि उनसे मुझे आंसर आ रहा है कि जब तुम लाइट को, प्रकाश को होल्ड करके चलोगी तो तुम्हें कुछ भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई पिरामिड लगा के नहीं मैं निकलती, कुछ नहीं करती हूँ, कोई क्रिस्टल नहीं पहनती हूँ। तो ये मेरा एक बहुत एक लर्निंग रहा कि मेरा सारा फियर उससे डिज़ोल्व हो गया कि मैं कहीं जा रही हूँ जहाँ ध्यान सिखा रही हूँ, जहाँ कोई पेशेंट है, जहाँ। अद्भुत मैम, आपने हमारी साथ अपनी यात्रा को साझा किया कि कैसे आप मनोवैज्ञानिक तो शुरू से थे और वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही आपके जीवन में ऐसा आया कि आप ध्यान की तरफ सहजता आते चले गए और ध्यान के मार्ग पर आकर आपको ये जागरूकता आई कि आपो दीपो भवो, अपना प्रकाश आप स्वयं हैं। हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह हम फिर से जुड़ेंगे डॉक्टर हरजिंदर जी के साथ। हम हैं PSSM में। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। PMC हिंदी, बदले जीवन।